हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो है अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जो है स्टडी में व्यस्त होंगे, आपका काम स्टडी ही है। और चलिए हम लोग आपका सबसे पहले एनसीईआरटी एंजॉय में आपका स्वागत है। और यहाँ पे जो है मतलब क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को साइंस पढ़ाया जाता है। और आप सभी तो जानते ही होंगे मैं सबसे पहले आने से पहले इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या कहती हूँ। तो कहना यही है कि आप लोग, आशा है कि एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे, काफ़ी किताब लेके बैठे होंगे पूरा मतलब अपने व्यवस्था के साथ। और जो है मतलब एक बार रिवीजन करके आए होंगे। हालांकि मैं एक बार ये लेक्चर जो है 5th लेक्चर पढ़ाने से पहले रिवीजन करना चाहूँगी कि हमने पढ़ा क्या था, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है ये लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रिवीजन कर लें। और हाँ, 5th लेक्चर में आज हम लोग को जो है केंद्रक के बारे में पढ़ना है। ठीक। और आज आपका जो है सैटरडे है, शनिवार। ठीक है, कल क्लासेस नहीं होंगी, कल संडे है। और उसके बाद हम लोग आएंगे तो आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। और मैंने बताया है कि आप लोग जो है ये चैप्टर ख़त्म होते होते आप लोग को मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरा और एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व किया जाएगा। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब जैसे ये स्टडी से लेकर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे चलिए रिवीजन करते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या था, ताकि हम लोग को एक माइंड सेटअप बन जाए। तो देखिए लेक्चर 4 में हम लोग मतलब जो रिवीजन मतलब सॉरी जो पढ़े थे वो था कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर देखा था। अभी ये कहाँ से लिया गया है, देखिए जैसे ये पादप कोशिका भित्ति है, नीली वाली जो लाइन है, ये पूरा एक कोशिका है। ये जो है एक पादप कोशिका भित्ति है, लेकिन इसके अंदर जो ये रेड जैसी संरचना है, रेड आवरण जो है, ये जो है आपकी कोशिका झिल्ली या आप कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली है। और मनुष्यों में तो आप जानते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या पादप जैसे भित्ति जैसी संरचना नहीं होती है। जो ये नीली वाली स्ट्रक्चर है ये जंतु कोशिका में नहीं होती है। यहाँ पर केवल ये जो रेड रेड जैसी संरचना है, जिसे ये आवरण जो है, ये कोशिका झिल्ली ही केवल पाई जाती है। ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लाज्मा झिल्ली जो है, इसका अगर जो सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करेंगे, अवलोकन मतलब देखेंगे, तो कुछ इस तरह की संरचना होती है जो कि ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो देखिए इसमें ये वाला भाग जो है क्या है, आपका प्रोटीन है। ठीक, देखिए प्रोटीन। और ये जो भाग है, ये भाग जैसे ये गोला है, इसके 2 पैर निकले हुए हैं, फिर इधर ये गोला है, इसके यहाँ पे पैर निकले, इस तरह से ये होता है। और ऐसे कई संरचना ऐसे बनती जाती है। ठीक। और उसके बाद देखिए ये जो है लिपिड वाली संरचना है। ठीक है, फास्फोलिपिड जिसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है फास्फोलिपिड बाई लेयर मतलब 2 लेयर, एक ऊपरी लेयर और एक निचला लेयर। ठीक, ये चीज़ें याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए फिर क्या हमने बताया था कोशिका झिल्ली के बारे में। तो यहाँ पे हमने ये बताया था सभी प्रकार की कोशिकाएं एक पतले सुरक्षात्मक आवरण से घिरे रहते हैं, उसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, हमने ये बताया था। ठीक है, एक पतला और सुरक्षात्मक। तो ये अभी मोटी दिख रही है क्योंकि ये जो है मतलब आपको सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए ये एक सेल का एक पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट लेके हम लोगों ने इसको दिखाया है। ठीक। और यहाँ पे तो यही जो है एक पतला आवरण है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि सभी प्रकार की कोशिकाएं एक पतले सुरक्षात्मक आवरण से घिरी रहती हैं, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक। और उसके बाद देखिए कोशिकाओं को उनके बाह्य पर्यावरण, ये दूसरी डेफिनेशन है, कोशिकाओं को उनके बाह्य पर्यावरण से अलग करने के बाद वह आवरण ही कोशिका झिल्ली कहलाती है। करने वाला, अलग करने वाला, ठीक है, आवरण ही कोशिका झिल्ली कहलाती है। ठीक। अब यहाँ पे मैंने समझाया था कि जैसे ये एक कोशिका है और उसके बाहर जो भी पर्यावरण पाया जा रहा है, मान लीजिए ये कोशिकीय जीव ही है। ठीक है,
अब उसके कोश एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा वगैरह हो गए, उनके बाहर जो भी पर्यावरण है और इनके कोशिका के अंदर यहाँ पे जो पर्यावरण है वो बाहर के अकॉर्डिंग जो अंदर के है वो अलग अलग रहती हैं। ठीक है, अब इन दोनों के पर्यावरणों के बीच का एक दीवार जो है ये जो है झिल्ली ही है ना, तो वही कहा गया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद देखिए, इस प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, जैव झिल्ली कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और उसके बाद ये जीवित होती है, मृत नहीं। जबकि कोशिका भित्ति की बात की जाए तो कोशिका भित्ति क्या होती है, वो मृत होती है, यानी मरी हुई होती है। फिर यहाँ पे ये जो है चयनात्मक, चयनात्मक मतलब जैसे, और पारगम्य। चयनात्मक हमने बताया था कि जैसे ये सभी कणों को अपने अंदर नहीं आने देते। मान लीजिए इस पर्यावरण, बाहरी पर्यावरण में जो भी पदार्थ हैं वो अगर जो ये चयनात्मक ना होते तो सारे पदार्थ अंदर चले जाते। तो इसका कार्य ही क्या रहता है, ठीक है, इसका कार्य यहाँ पे यही है इस झिल्ली का कि जो है मतलब ये जो भी बाहर से पदार्थ आए उनको जो है चुने, जो आवश्यक अनुसार के हो, अपने काम के लिए हो, उसे ही अंदर आने दे। अब आप लोग तो देखते हो कि आप लोग ऐसा है ना कि जैसे कोई भी सामान मिले आप ले लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपको जो ज़रूरी होता है, जैसे स्टडी बुक पे, स्टडी के शॉप पे जाएंगे तो अगर जो वहाँ अलग अलग दुकानें हैं तो वहाँ की सारी दुकानों से आप सारे सामान नहीं लेंगे, आपको जो ज़रूरत होगी अपने अनुसार ही सामान लेंगे ना। तो वो चीज़ वहाँ पे यही बताया गया है कि ये कोशिका जो है चयनात्मक होती है। अब पारगम्य का मतलब, पारगम्य का मतलब आर पार दिखाई देने वाला, जैसे पूरी तरह तो नहीं दिखाई देता लेकिन जो है ये झिल्ली से आर पार मतलब देखने पे दिखता है। ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया था कि ये झिल्ली प्रत्यास्थ व लचीली व तरल होती है। ठीक है, प्रत्यास्थ मतलब फैलने वाली, लचीली मतलब जैसे थोड़ा इधर उधर जैसे भी मोड़ना चाहे मुड़ जाए, और उसके बाद ये तरल मतलब थोड़ी भीगी सी चिपचिपी रहती है क्योंकि इसके अंदर जो है जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक, और उसके बाद हमने बताया था कि झिल्ली के अध्ययन हेतु सर्वश्रेष्ठ संरचना जो है हमारी आरबीसी है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, जो रक्त का एक सेल होता है, कोशिका होती है, उसको लेके देखेंगे तो उसके बाद उसकी संरचना करने में काफ़ी आसानी होती है। क्यों? क्योंकि मैच्योर आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, और जब केंद्रक नहीं पाया जाता है तो ज़्यादातर कोशिकांग भी नहीं होते हैं उसमें। ठीक, और उसके बाद देखिए उसका अध्ययन करने पे हमें क्या मिला, आरबीसी के मतलब मेम्ब्रेन को, तो उसके मेम्ब्रेन में जो है मतलब प्रोटीन जो है 52% पाया गया है। ठीक है, 52% तक प्रोटीन होता है, और लिपिड जो है 40% तक। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ गलत लग रहा है। कल जो है मैं आऊँगी तो यहाँ पे ये देख के लाऊंगी, क्योंकि लिपिड की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोटीन की कम। इस चीज़ को एक बार मतलब मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, पौधों में कोशिका झिल्ली का कार्य। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली के कार्य क्या होता है पौधों में, तो यहाँ पे देखा जाए कि ये गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। मतलब आदान प्रदान मतलब आना जाना जो है होता है, जो यहाँ पे मैंने समझाया डायग्राम से, अभी बता रही हूँ। तो ये जो है ये विस्तरण प्रक्रिया द्वारा होता है, ये चीज़ स्टार पॉइंट है। ठीक, जो गैसों में मतलब पादपों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो वो जो है विस्तरण प्रक्रिया द्वारा होता है। और यहाँ पे देखिए, ये जैसे मैंने रंध्र लिया था, तो यहाँ पे रंध्र में ये जो छिद्र होता है, तो इस छिद्र में भी जो है मतलब यहाँ पे गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है, इसके अंदर जो कोशिकाएं होंगी, इसके बाद में जो झिल्ली जैसी आवरण वगैरह होगा, तो वो जो है इसी CO2 को जो है बाहर से CO2 अंदर ले जाता है, और उसके बाद अंदर का जो ऑक्सीजन बना रहता है उसको बाहर निकालता है। ठीक, और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे ये गैस विसरण और परासरण में जो है अंतर बताया था कि विसरण होता क्या है, तो विसरण देखिए गैसों का आदान प्रदान उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक, और वही चीज
ये केवल विसरण गैसों के लिए प्रयोग होगा। और उसके बाद देखिए प्रासरण। प्रासरण जो है जल के अणुओं का आदान प्रदान होता है, ये इसमें जल के लिक्विड चीज़ों की बात की जाती है। ठीक है, ये भी जो है मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही होता है। ठीक, और उसके बाद देखिए अब हम लोग लेक्चर 5 की बात करते हैं। हम लोग का रिवीजन तो हो गया। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, केंद्रक के बारे में। तो देखिए केंद्रक आप लोगों को मैंने इस लेक्चर में पहले दिखा भी दिया था कि केंद्रक होता है क्या। जो एक्सपेरिमेंट था शायद 5.1 था या 5.2 था, तो उसमें मैंने प्याज का जो एक्सपेरिमेंट किया था, प्याज की झिल्ली निकाल के। तो ये चीज़, ये पूरी एक जो है कोशिका है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये पूरी एक संरचना कोशिका है, और ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक, अब उसको हमने कैसे इस चीज़ को निकाला था, तो देखिए सबसे पहले हमने प्याज लिया था, उसके टुकड़े किए थे। अब उसमें से एक टुकड़ा लेकर जो है उसको, उसमें से चिमटी से जो झिल्ली होती है उसको निकाल लिए थे। फिर उसके बाद उस झिल्ली को जो है मतलब एक ग्लास में रखते हैं। फिर ग्लास से उठा के एक स्लाइड पे जो है हम लोग रखते हैं। अब स्लाइड पे जो है एक केमिकल जो है हम लोग उसके ऊपर डालते हैं, जिसको हम लोग सेफ्रामाइन कहा था। ठीक है, और वो सेफ्रामाइन जो है उसके बाद थोड़ी देर बाद एक जो है तरल जैसी संरचना जो है बना लेता है, एक लेयर। ठीक, तो उसके बाद उसको सूक्ष्मदर्शी पे देखने पे हम लोग को उस लेयर में जो है कोशिका दिखाई देती है। ठीक है, और कोशिका में जो ज़्यादा गाढ़ी पदार्थ, एक डॉट नुमा संरचना होती है, तो वो आपका जो है क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। और आज उसी केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में ये काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया गया है, और ज़्यादा चांसेस जो है रहते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन भी बनने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए केंद्रक जो है ये होता क्या है, कहाँ होता है, देखिए कोशिका के मध्य, मध्य मतलब बीच में, बीच में एक गहरे रंग वाली जो है गोलाकार अवस्था या अंडाकार डाट संरचना दिखाई देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। डाट जैसी संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रक। अब ये देखिए गोलाकार अथवा अंडाकार, यानी केंद्रक की संरचना जो है वो गोल आकार की भी हो सकती है, गोल इस तरह, और अंडाकार इस तरह। ठीक है, तो केंद्रक की संरचना कोशिका के मध्य में, बीच में ये जो है गोलाकार और अंडाकार हो सकती है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। केंद्रक के चारों ओर 2 झिल्ली परतें होती हैं। केंद्रक के चारों ओर 2 झिल्ली परतें होती हैं, अभी मैं बताती हूँ। और इन परतों में छिद्र होता है, जिसे हम लोग पोर कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए ये आपका कोशिका है। ठीक, और कोशिका जो ये कोशिका है, और उसके बाद यहाँ पे एक डाट जैसी संरचना जो दिखाई दे रही है। ठीक, ये मान लीजिए डाट जैसी संरचना, इसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक का है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया कि 2 परतें होती है केंद्रक के बाहर, ये एक परत। ठीक, और ये जो है दूसरा परत। ठीक है, केंद्रक यानी कह सकते हैं हम लोग कि 2 परतों से घिरा होता है। अब उसके बाद देखिए, अब इन परतों में क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस तरह थोड़े थोड़े छिद्र होते हैं दोनों परतों में। ठीक है, अब उसके बाद इनका काम क्या होता है, आपको ये जो है यहाँ पे दिखा दिया जाए। देखिए ये जो है यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लगा हुआ है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ये आगे बताया जाएगा, इसकी संरचना। ये जो बाहर का संरचना है ये चीज़ें
आपको बाद में बताई जाएंगी ये पूरा। अभी हम लोग केवल इतने के बारे में बात कर रहे हैं, इतने के बारे में, ठीक। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा आपका एक केंद्रक है, केंद्रक पाठ ही निकाल के बताया गया है। और उसके बाद ये एक जो थोड़ी संरचना होती है केंद्रक के अंदर जो है यहाँ पे, तो ये चीज़ इसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में याद रखिएगा। ये चीज़ इसमें भी गाढ़ी एक चीज़ होती है जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। और देखिए यहाँ क्या है कि कोशिका जो केंद्रक झिल्ली है इसमें ये छिद्र पाए जा रहे हैं, ये सब छिद्र पाए जा रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ पे ये छिद्र क्यों है इसके बारे में अभी हम बताते हैं। देखिए अगर जो इस तरह संरचना देखेंगे तो ये पूरा गोल सा संरचना होता है, कटोरे पूरे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनके ये सब छिद्र हैं, क्या है, छिद्र हैं, ठीक। और देखिए ये छिद्र यहाँ पे खुला है, उसके बाद यहाँ का मटेरियल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा रहा है। और लेकिन जहाँ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, मान लीजिए यहाँ का कोई पदार्थ हुआ इस अंदर, और ये इस छिद्र से निकल के कहाँ जाएगा, कोशिका द्रव्य में, ये कोशिका द्रव्य में आ जाएगा, ठीक है। और कोशिका द्रव्य का कोई भी जरूरी पदार्थ होगा तो वो इसी छिद्र के द्वारा जाके अंदर जाएगा, ठीक है, इसलिए ये छिद्र होते हैं, ठीक। यानी हम कह सकते हैं कि ये केंद्रक के जो छिद्र होते हैं ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक के जो द्रव्य होते हैं, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनके आवागमन में जो है ये छिद्र सहायक है, ठीक। आप लोग ये छिद्र के बारे में देख गए होंगे। अब उसके बाद देखिए केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम की संरचना आपको दिखाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे। यहाँ डायग्राम में देखिए ये जो धागे नुमा जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये केवल धागे नुमा, देखिए ये सारी जो धागे नुमा संरचना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक, इसको याद रखिएगा। और देखिए ये क्रोमोसोम जो है कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार हो जाता है, छड़ाकार मतलब इस तरह संरचना, ये याद रखिएगा, आपको बड़े क्लास में जो है देखने को मिलेगा। और ये जो है आनुवांशिक गुणों की सूचना इसमें होती है, ठीक है। आनुवांशिक जैसे जो एक पीढ़ी से जो सूचनाएं नई पीढ़ी नए जनरेशन में आती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक सूचनाएं। या जो लक्षण जैसे माता पिता से हम लोग को मिली होती हैं, ठीक है, तो वो हमें आनुवांशिक पदार्थ ही मिले होते हैं, ठीक, पदार्थों द्वारा ही मिले होता है। जैसे ही आनुवांशिक पदार्थों द्वारा कभी कभी रोग भी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है, जैसे आप गंजापन देख लिए हैं, या अदर बीमारी जैसे एक हीमोफीलिया है, ठीक, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए ये क्रोमोसोम में मतलब ये एक डीएनए ही होता है, मतलब इसमें डीएनए होता है, ठीक। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसको याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। एक आरएनए होता है, एक डीएनए होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे डीएनए की ही केवल बात करेंगे। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये क्रोमोसोम बना किसका होता है। तो देखिए क्रोमोसोम का ये पार्ट है डीएनए, तो यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम कैसे बना है, डीएनए प्लस प्रोटीन। अब प्रोटीन में भी कौन से प्रोटीन, जैसे हिस्टोन प्रोटीन एक मुख्य प्रोटीन है, तो आपके सिलेबस में नहीं है हालांकि, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ये जो है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन ये न है, न, ठीक, मुख्यतः। अब उसके बाद अब इस डीएनए में क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है इस क्रोमोसोम का ये जो भाग डीएनए है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो है क्रियात्मक वो छोटा इकाई होता है जिसे हम लोग जीन कहते हैं। जीन एक स्टार पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। डीएनए या इसे हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए की जो है सूक्ष्मतम छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो क्या है, जीन है। अब जैसे हमारी बॉडी की सूक्ष्मतम और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, ठीक। उसी प्रकार से डीएनए जो है छोटे जो अपने पदार्थ से मिलके बना होता है जिसे हम लोग जीन कहते हैं, ठीक। और ये जीन बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए, फिर उसके बाद ये जो केंद्रक है, यहाँ पे केंद्रक जो है, इधर आइए, केंद्रक जो है सभी कोशिकाओं की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्धारित करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए, ये कोशिका है, यहाँ एक उसका सेंटर है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। तो कोशिका को क्या आवश्यकता है, जैसे किसी प्रोटीन की एक आवश्यकता हुई, या राइबोसोम की आवश्यकता होगी, या एंजाइमों की आवश्यकता होगी, या एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या अन्य कोशिकांगों जो कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनके कार्यों को निर्धारण जो है एक केंद्र ही करता है। जैसे हमारे देश की राजधानी जो है दिल्ली है, वहाँ से सारे काम होते हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के काम होते हैं मेन, ठीक, तो वो पूरे देश पे नियंत्रण रखता है। ठीक उसी प्रकार से कोशिका पे जो मतलब नियंत्रित करता है वो केंद्रक ही है। किस कोशिका में क्या क्या कार्य होने चाहिए, इस सबका निर्धारण जो है एक केंद्रक द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे ये चीज लाइन में यहाँ पे ये बताई गई है। फिर उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। वो आपके सिलेबस में है, स्ट्रक्चर भी बना के दिया गया है। तो अभी यहाँ पे बस हम लोग इतना ही जानते हैं। देखिए, जीवाणुओं के केंद्रक में जो जीवाणुओं का केंद्रक होता है वो बहुत कम अस्पष्ट होता है, यानी वो अच्छे से नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जो है झिल्ली उसमें नहीं होती है। जैसे हमारे केंद्रक में क्या होती है, 2 झिल्लियां पाई जा रही हैं, ठीक, लेकिन जो बैक्टीरिया सेल होगी उसके उसका केंद्रक एक तो अनियमित आकार का होता है, ठीक है। पहली बात ये गोल या अंडाकार नहीं होगा, और उसके बाद इस केंद्रक के ऊपर जो है मतलब कोई भी परत नहीं पाई जाती है, इसलिए हमको ये स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती है। और ये प्रोकैरियोटिक इन्हें जो है मतलब इस प्रकार के जो केंद्रक होते हैं उन्हें, जैसे ये जीवाणु वगैरह हुए, उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव भी कहते हैं। जैसे प्रो का मतलब क्या हुआ, इसमें प्रो का मतलब होता आदि या पूर्व। जो पहले बहुत पहले जीवन की जब प्रारंभ हो रही थी तो सबसे पहले वाले इसी प्रकार के केंद्रक बनते थे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो है आदि या पूर्व। पहले हमारे यूकैरियोटिक सेल नहीं बना, जब ये जीवन का निर्माण हुआ तो वहाँ पे सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ही सेल बनते थे। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि प्रो मतलब जो है आदि या पूर्व होते हैं, जो छोटे बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। और कैरियन का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, केंद्रक, यानी जो पहले केंद्रक मौजूद थे उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, जो जीवों में बना था, ठीक है। और आज दोस्तों यहीं तक, और जाते जाते इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक, और ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं। और हाँ, आप जो है अगली बार आइएगा, अगले क्लास में जो है सोमवार, कल तो बंद रहेगा, और जो सोमवार को आइएगा तो आप लोग एक बार रिवीजन करके आइएगा, और जो टॉपिक ना समझ में आइएगा तो एक बार ज़रूर बताइएगा। ओके, तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।